हेलो दोस्तों, मैं संदीप चौधरी आप सभी का फ्यूचर क्लास में स्वागत करता हूं। कल हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान की या भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में एक इंट्रोडक्शन क्लास ली थी। उसके बारे में हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी और किस किस तरीके से हमें इसकी नींव रखनी पड़ी और किस किस तरीके से हमने उसमें बंगाल के नवाब भी पढ़े थे, हमने उसमें रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ा था, हमने उसमें घोरिया का युद्ध भी पढ़ा था। और उससे आगे की आज हम क्लास लेके चलेंगे, वो है आपकी बंगाल के पांचवें नवाब सिराजुद्दौला के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 1956 की घटना हुई थी फोर्ट विलियम पर। काल कोठरी की घटिया जिसे ब्लैक होल कहा गया, जिसका नाम ब्लैक होल दिया गया और किसके द्वारा दिया गया, विलियम होलवेल के द्वारा जो नाम दिया गया था। इस घटना में वो मौजूद थे, जिसमें 146 पीपल 146 ब्रिटिशर्स थे, अधिकारी थे, जिनकी मौजूदगी थी उस काल कोठरी में, जिसमें से 123 व्यक्तियों की मौत हो गई थी और उसमें 23 व्यक्ति बचे थे। उनमें से एक थे आपके विलियम होलवेल, जिन्होंने इस घटना का जिक्र किया है। चलिए बढ़ते हैं हम 1956 की ओर। 1956 में आपकी सिराजुद्दौला बंगाल के पांचवें नवाब थे, सिराजुद्दौला। ठीक है, इनका पीरियड था 1956 से लेकर 1957 तक। 20 जून की बात है, कब की बात है, 20 जून 1956 की बात है। एक अटैक किया गया, एक अंग्रेज़ों के ऊपर आक्रमण किया गया। कहाँ पर, कोलकाता के अंदर। किस जगह पर, फोर्ट विलियम एक किला था अंग्रेज़ों का, जहाँ से उनकी प्रशासन इकाई चलती थी। वहाँ पर 1956 में सिराजुद्दौला के द्वारा एक आक्रमण किया गया और वहाँ पर मौजूद 140 पीपल्स, 140 अंग्रेज मेंबर्स थे, जो अधिकारी थे, उन्हें वहाँ पर बंद कर लिया गया, नज़रबंद कर दिया गया 24 घंटे से भी ज़्यादा के लिए, एक काल कोठरी में, एक बड़े से होल में, जिनमें से उनकी दम घुटने के कारण 123 पीपल्स, 123 आदमियों की मौत हो जाती है और उनमें सिर्फ 23 ही आदमी जो पीपल्स होते हैं वो बच पाते हैं। उनमें से एक था आपका, उन 23 में से एक था आपका विलियम होलवेल। ये वही होलवेल हैं जिन्होंने इस घटना का जिक्र किया है और इस घटना को नाम दिया गया है ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना या काल कोठरी की घटना। कहाँ पर हुई थी ये घटना? कलकत्ता के अंदर फोर्ट विलियम पर। किसके द्वारा की गई? सिराजुद्दौला के द्वारा की गई। कब की गई? 1956 में की गई। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इस घटना के होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट तक, ब्रिटिश संसद तक, ब्रिटेन तक इस घटना का पता चल चुका था। उन्होंने 1957 में रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया बंगाल का गवर्नर। बंगाल का गवर्नर नियुक्त होने के बाद 1957 में रॉबर्ट क्लाइव चालाक लोमड़ी के नाम से जाने जाते हैं। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। इन्हें एक नाम भी दिया गया है, जो वो है चालाक लोमड़ी। चालाक लोमड़ी। किस गवर्नर को चालाक लोमड़ी का नाम दिया गया है? वो है रॉबर्ट क्लाइव। चलिए 1957 में क्या हुआ? रॉबर्ट क्लाइव के गवर्नर बनने के बाद एक युद्ध हुआ। उस युद्ध को कहा गया प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। कारण था आपका ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना। इसमें जो 1957 में युद्ध हुआ प्लासी का, रॉबर्ट क्लाइव का जो इसमें अहम भूमिका निभाई, उनकी साइड से एक थे आपके मीर जाफर। कौन थे? मीर जाफर। और उनके साथ दूसरे व्यक्ति थे राय दुर्लभ। ये लोकल रूलर थे। कौन थे? लोकल रूलर। दूसरी ओर थे आपके सिराजुद्दौला। कौन थे? सिराजुद्दौला। 1957 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा एक युद्ध किया गया, एक बैटल की गई, जिसे कहा गया प्लासी का युद्ध। उसमें एक और थे मीर जाफर और राय दुर्लभ और दूसरी ओर थे सिराजुद्दौला। मीर जाफर और राय दुर्लभ नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव की सेना का और ये युद्ध जीत लिया गया। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। मात्र 1.5 घंटे में। कितने घंटे में? 1.5 घंटे के अंदर ये प्लासी का युद्ध जीत लिया। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव को किस नाम से जाना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को चालाक लोमड़ी के नाम से जाना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा कौन सा युद्ध लड़ा गया? 1757। ये 1957, सॉरी 1757 का प्लासी का युद्ध लड़ा गया। उसकी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मीर जाफर और राय दुर्लभ कर रहे थे। यह युद्ध 1.5 घंटे में समाप्त कर दिया गया, 1.5 घंटे में जीत लिया गया। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। चलिए
आगे की ओर बढ़ते हैं, लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, हमारा मेन मोटिव सिर्फ पढ़ना और पढ़ाना है। हमें क्या करना है, एक बेस हमें ऐसा तैयार करके चलना है जिस पे हम एक ऊंचाई तक जा सके। अगर हमारी नींव मजबूत होगी तो हम जितनी भी चाहे उतने फ्लोर्स, उतनी बिल्डिंग ऊपर तक बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमारी नींव कमज़ोर होगी तो हम एक से या दो ही बिल्डिंग या फ्लोर बना सकते हैं, तीसरी नहीं बना सकती, वो गिर जाएगी। उसकी नींव कमज़ोर है, उसमें बीम पड़े नहीं हैं, उसमें लोहा कम लगा हुआ है, उसकी नींव की गहराई कम है, तो इसलिए हम ज़्यादा ऊपर तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए हमें अपनी नींव मजबूत करनी है। अगर हमारी नींव मजबूत होगी, हमारा बेसमेंट मजबूत होगा, तो हम ऊंचाइयों तक जा सकते हैं और हमें कोई नहीं रोक सकता, और ना ही हमें भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बात कर रहे हैं हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, लेकिन रिलेट कर रहे हैं उसे इंडियन हिस्ट्री से, और हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम बंगाल की, और बंगाल से ही रिलेटेड है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ से ही हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, 1781 का सेटलमेंट एक्ट पढ़ेंगे, 1793 का हम चार्टर अधिनियम पढ़ेंगे, 1813 का हम चार्टर अधिनियम पढ़ेंगे। उन सभी के द्वारा पढ़ने के बाद 1935 का अधिनियम पढ़ेंगे, और फिर आ जाएंगे आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इस युद्ध को जीतने के बाद बंगाल का छठा या सिक्स नवाब नियुक्त कर दिया गया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। कौन? मीर जाफर को नियुक्त कर दिया गया बंगाल का छठा नवाब 1757 से लेकर 1760 तक। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, लेकिन वो उनकी डिमांड को पूरा नहीं कर सका, अंग्रेजों की डिमांड को फुलफिल नहीं कर सका, और उसे उसके पद से हटा दिया गया, और उसकी जगह पर 7वां नवाब बना दिया गया मीर कासिम। कौन बना दिया गया? मीर कासिम कोई और नहीं था, ये मीर जाफ़र का ही दामाद था। इनकी लड़की से ही, मीर जाफ़र की लड़की से ही मीर कासिम की शादी हुई थी, और ये इन्हीं का दामाद था, और अंग्रेज़ों ने इसे ही बंगाल का 7वां गवर्नर, वो 7वां नवाब नियुक्त कर दिया। 1760 से लेकर 1764 तक ये वहाँ का नवाब रहा, लेकिन ये भी अंग्रेज़ों की डिमांड को पूरा नहीं कर सका, और 1764 में यहाँ से भाग कर चला गया। कहाँ? अवध। और अवध के वहाँ के नवाब थे सुजाउद्दौला। किसके पास चला गया? मीर कासिम अवध से चला गया भागकर 1764 में बंगाल से, और विद्रोह कर दिया। वहाँ पर विद्रोह कर दिया किसके खिलाफ? अंग्रेज़ों के खिलाफ। अंग्रेज़ों में कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे, और उन्हें एक युद्ध लड़ना पड़ा 1764 का, जिसे कहा गया बक्सर का युद्ध। चलिए इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मीर कासिम की बात हो चुकी है, अब हम आते हैं बंगाल के, जो मीर कासिम के भागने के बाद अगले नवाब नियुक्त किए गए, वो थे आपके मीर जाफ़र को फिर दोबारा से नियुक्त कर दिया गया बंगाल का नवाब 1764। 1764 की बात है, जब मीर कासिम अवध भागकर चला गया, वहाँ पे उसने विद्रोह करना शुरू कर दिया। अपनी एक मेजोरिटी बनाई, अपनी एक पार्टी कह सकते हैं, एक पार्टी बनाई। उसमें शाह आलम सेकंड दिल्ली के नवाब थे, जो मुगल सल्तनत से ताल्लुकात रखते थे, उनके वारिस थे। और सिजाउद्दौला जो वहाँ अवध के नवाब थे, उन्हें मिलाया, और मीर कासिम मिले। तीनों ने मिलकर बक्सर का युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध लड़ा? बक्सर का युद्ध। बक्सर। एक साइड थे आपके रॉबर्ट क्लाइव, और उनकी सेना का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो कोई और नहीं थे, उनकी ही सेना के एक प्रशासनिक विभाग के उच्च अधिकारी थे, ठीक है। और दूसरी साइड थे आपके मीर कासिम। बहुत ही महत्वपूर्ण चल रहा है आपके लिए, नोट करते रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए। बिल्कुल, मीर कासिम, शाह आलम सेकंड, ये कहाँ के थे? दिल्ली के नवाब थे। और सुजाउद्दौला ये कहाँ के थे? ये अवध के थे। देखिए, मीर कासिम भाग चुके थे बंगाल से, ये बंगाल के नवाब हुआ करते थे 1764 तक। शाह आलम मौजूदगी में 1764 में कहाँ के नवाब थे? ये दिल्ली के नवाब थे। और सुजाउद्दौला कहाँ के थे? अवध के नवाब थे। इनकी एक लड़ाई हुई, बक्सर का युद्ध जिसे कहा गया, बक्सर की बैटल कहा गया। किसके साथ हुई? ये रॉबर्ट क्लाइव के साथ हुई। उसकी सेना का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने किया। और ये लड़ाई जीत ली गई किसके द्वारा? हेक्टर मुनरो के द्वारा। और ये डिफीट कर दिए गए मीर कासिम, शाह आलम सेकंड, सुजाउद्दौला
इसकी विक्ट्री होने के बाद, हेक्टर मुंडो की विक्ट्री होने के बाद इन्होंने एक संधि की, उस संधि में पढ़ेंगे हम, इलाहाबाद की संधि भी है, उसके अंदर 2-3 संधि है वो पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे आपके हम हिस्ट्री क्लास में, वो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। ये तो सिर्फ रिलेट कर रहे हैं हम उसकी नींव रखने के लिए, बाकी कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए, ये हम आपकी जो कंप्लीट चीज़ें हैं, ये मैंने जो आपको नाम लिखा दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इनकी डीपनेस और इनकी गहराई के हम यूपीएससी लेवल के लिए पढ़ेंगे आपकी हिस्ट्री में। चलिए, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। चलिए, 1764 का बक्सर का युद्ध जीतने के बाद आ जाते हैं आपके 1765 पर। 1765 से लेकर 1772 का जो समय रहा है भारत के लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। उसे कहा गया है भारत की लूट, भारत की लूट। बक्सर का युद्ध जीतने के बाद गवर्नमेंट, जो ब्रिटिशर्स थे, उनकी तानाशाही यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, उनका जो दबदबा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक लगा दिया डुअल गवर्नेंस। डुअल गवर्नेंस जिसे कहा जाता है द्वैध शासन। बंगाल में एक द्वैध शासन लगा दिया गया। किसके द्वारा लगा दिया? ब्रिटिशर्स के द्वारा लगा दिया गया। द्वैध शासन का मतलब होता है जब एक ही जगह पर, एक ही प्रांत में, या एक ही आप बोल सकते हो राज्य के अंदर कोई भी दो शासक मिलकर शासन करते हैं, उसे द्वैध शासन या डुअल गवर्नेंस बोला जाता है। एक साइड थे आपके बंगाल के नवाब और एक साइड थे आपके बंगाल के गवर्नर। उनके द्वारा 1765 से लेकर 1772 तक ये डुअल गवर्नेंस, द्वैध शासन चला, जिसमें भारत की लूट की गई और भारत को इस तरह झकझोर दिया। उसमें भारत का सोना चांदी पैसा इतना लूट लिया गया, वहाँ पर टैक्स इतना लगा दिया गया, अपने हिसाब से उन्होंने व्यापार किया, लोगों से रिश्वत ली और लोगों पर तानाशाही की। इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, उन्होंने अपना दबदबा कायम रखा। और ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश संसद में जब इस बात का पता चला कि भारत में भारत की लूट की जा रही है, वहाँ पे तानाशाही की जा रही है, वहाँ पे लोगों से ज़बरदस्ती टैक्स उगाही की जा रही है, ज़बरदस्ती उन पे तानाशाही चल रही है, जैसा कह रहे हैं वैसा दबाव बना रहे हैं, इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया और 1772 में भेजे गए अगले बंगाल के गवर्नर, जिन्हें का नाम था वॉरेन हेस्टिंग। ये नोट्स कर लीजिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, 1772 पर आ जाते हैं। 1772 पे आपके एक गवर्नर आई जिनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजे गए, ब्रिटिश संसद के द्वारा भेजे गए, उनका नाम था 1772 में वॉरेन हेस्टिंग। इनके द्वारा दो महत्वपूर्ण कार्य किए गए। फर्स्ट था इनका द्वैध शासन को खत्म करना और सेकंड था इनका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। देखिए, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग आ जाते हैं और वे द्वैध शासन को, डुअल गवर्नेंस ऑफ बंगाल को खत्म कर देते हैं और एक कार्य करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट को स्थापित करते हैं या एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। क्वेश्चन आपसे आ जाता है कि किस बंगाल के गवर्नर के द्वारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट को स्थापित किया गया या एस्टेब्लिशमेंट किया गया? तो उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। किस सन में किया गया? 1772 में किया गया। क्वेश्चन आपसे आएगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जन्म बोल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट की उत्पत्ति बोल सकते हैं, या उसकी स्थापना दिवस बोल सकते हैं, तो वो होता 1772। ठीक है, द्वैध शासन भी खत्म कर दिया गया वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट को यहाँ पर कर दिया गया, डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया। चलिए, नोट्स कर लीजिए। चलिए, 1772 की भी बात खत्म हो जाती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चल चुका था, वहाँ की रानी को पता चल चुका था कि भारत में जो लूट हुई है। उसके बाद उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग को भैया द्वैध शासन खत्म किया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट को तैनात किया, उसको स्थापित किया। अब उन्हें पता चल चुका था कि कुछ ना कुछ तो कानून बनाना होगा,
ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने नियमित और नियंत्रित करने के लिए, एक संवैधानिक महत्व के लिए, और उस जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में काम कर रही है उसको एक नियमित और नियंत्रण उस पर बनाना होगा, उसे डिसाइड करना होगा, उसे एक फिक्स करना होगा कि वो वहाँ पे तानाशाही ना करे, लोगों को परेशान ना करे, उनसे ज़बरदस्ती उगाई ना करे। इसलिए 1773 में एक एक्ट आया आपका, या एक रूल आया, वो था आपका कंपनी रूल। क्या था आपका? कंपनी रूल। इसका पीरियड था 1773 से लेकर 1857 तक। ठीक है। एक आया आपका क्राउन रूल। क्या आया? क्राउन रूल। उसका समय था आपका 1857 से लेकर 1947 तक। आपके दो रूल आए। एक आया 1773 से 1857 तक, उसे कहा गया आपका कंपनी रूल। एक आया आपका 1857 से लेकर 1947 तक, उसे कहा गया क्राउन रूल। चलिए नोट्स कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं कंपनी रूल पर। 1773 में जो कंपनी रूल आया, वहाँ पे एक एक्ट आता है जिसे बोला जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग अधिनियम। ठीक है। इस एक्ट को क्यों लाया गया? इस एक्ट की विशेषता क्या थी? इसका कार्य क्या था? इसका मेन मकसद क्या था? इस रेगुलेटिंग एक्ट का मेन मकसद, मेन कार्य था, या इसकी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस थी, संवैधानिक महत्व। संविधान से जुड़ा हुआ 1773 का सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट था। इसका मेन मकसद था यहाँ की ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण में रखना, उसे नियमित रखना। उसके लिए डिसाइड कर दिए गए ईयर्स, डिसाइड कर दिए गए कि इतने समय के लिए आप यहाँ पर अपना व्यापार करोगे, उसके आगे की बात आपकी बाद में की जाएगी, लेकिन सिर्फ उन्हें दिए गए 20 वर्ष। 20 वर्ष डिसाइड कर दिए गए व्यापार के लिए। कितने वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए? 20 वर्ष नियंत्रित कर दिए गए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। दूसरा किया गया उन पे नियंत्रण व नियमित। देखिए, नियंत्रण व नियमित कर दिए गए। 20 वर्ष के लिए उनका व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कर दिया गया। और जो इस पे शासन था वो किसका था? केंद्रीय शासन। केंद्रीय, सेंट्रल, केंद्रीय शासन इसकी देखरेख करेगा। केंद्रीय शासन कहाँ था आपका? ब्रिटेन में था, जहाँ की संसद इस पे केंद्रीय शासन करेगी। उनके ही नियम्स होंगे, उनकी ही पॉलिसी होगी, उन्हीं ही के बताए हुए कार्य करने होंगे, उन्हीं की रेगुलेशंस पर चलना होगा। उन्हीं के द्वारा एक रूल बनाए गए होंगे, जो रेगुलेशंस होंगे उन्हीं के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी भारत में। कितने सालों के लिए? 20 वर्ष के लिए। चलिए इसे नोट्स कर लीजिए। चलिए, जो केंद्रीय शासन था वो ही इस पे क्या नाम है अपना नियंत्रण स्थापित करेगा। ठीक है। चलिए, अब जो यहाँ की प्रशासनिक व राजनीतिक इकाइयाँ थी, यहाँ की जो नींव रखी गई इस अधिनियम के द्वारा, जो मेन मोटिव था इस 1773 के एक्ट का, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट था, उसका था यहाँ की प्रशासनिक व राजनीतिक, प्रशासनिक व राजनीतिक इकाइयों की नींव रखना मीन्स जो प्रशासन होगा यहाँ का और जो राजनीतिक चीज़ें होंगी वो उस पर जो नियंत्रण होगा वो होगा आपका केंद्रीय शासन। जो था आपका ब्रिटेन में, ब्रिटेन की जो संसद होगी वो यहाँ पे केंद्रीय शासन रखेगी। प्रशासनिक व राजनीतिक चीज़ों की उन्होंने नींव रखी। किस एक्ट के द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। चलिए, इसमें उन्होंने क्या क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्त किए। उसके अंदर मेंबर कितने थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टोटल नंबर्स थे उसमें 24 पीपल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर नियुक्त कर दिया गया।
और उनका कार्यकाल था कितना, 6 वर्ष। 6 वर्ष के लिए वे अपने पद पर बने रह सकते हैं। इन्हीं की देख रेख में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ही गाइडेंस में, उन्हीं की देख रेख में यहाँ की प्रशासनिक व राजनीतिक इकाइयाँ काम करेगी। इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ही पॉलिसीज, जो रूल्स होंगे, ये ही बनाएंगे। और इस पर नियंत्रण किसका होगा, केंद्रीय शासन का नियंत्रण होगा। चलिए नोट कर लीजिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर के पद को बदल कर क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर के पद को बदलकर क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और जो मद्रास और मुंबई थे आपके, मद्रास व मुंबई, वे किसके अधीन कर दिए गए, वे अधीन कर दिए गए बंगाल के, अधीन बंगाल। देखिए 1773 का एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है, आपने उसमें चीज़ें पढ़ी, संवैधानिक महत्व पढ़ा, उसमें नियमित व नियंत्रण चीज़ें पढ़ी, उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पढ़ा, उनका कार्यकाल पढ़ा, बंगाल के गवर्नर का पद बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया, और मुंबई व मद्रास को अधीन कर दिया गया किसके, बंगाल के। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए ये एक्ट बहुत काम का है आपके लिए, और ये अक्सर पूछा जाता है, ज़्यादातर सही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बस आपको करना क्या है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ आपको ऐसे ही पढ़ना है, और इसी चीज़ पर फोकस करिए, आपका एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए अब इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एस्टेब्लिशमेंट स्थापित की गई, क्या, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का स्थापित की गई 1774 में कोलकाता में, किस एक्ट के द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4 न्यायाधीश थे। कितने थे, 4, जिनमें एक था आपका मुख्य और 3 थे अन्य न्यायाधीश, और एक था मुख्य न्यायाधीश। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में नींव रखी गई, कोलकाता में स्थापित एस्टेब्लिशमेंट किया गया सुप्रीम कोर्ट का। भारत की प्रथम सुप्रीम कोर्ट जो बंगाल में खोली गई, कोलकाता में खोली गई, बंगाल की राजधानी है कोलकाता। 1774 में सुप्रीम कोर्ट स्थापित की गई। 4 न्यायाधीश थे, उसमें एक मुख्य था आपका और 3 अन्य थे। चलिए नोट करते रहिए साथ साथ, क्वेश्चन जो आपके हो रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहे हैं, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए जो मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम था सर एलिजा इम्पे। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाएगा। 1774 की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम था, सर एलिजा इम्पे। ठीक है, अन्य जो 3 थे उनके नाम थे, फर्स्ट का था लॉर्ड हाइड, सेकंड था लिमेस्टर, और थर्ड था चैम्बर्स। देखिए 1774 की जो कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट थी उसके 4 न्यायाधीश थे, एक उसमें मुख्य था, 3 अन्य थे। मुख्य का नाम था सर एलिजा इम्पे और अन्य का नाम था हाइड, लिमेस्टर और चैम्बर्स। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत की प्रथम सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित की गई, कोलकाता में स्थापित की गई। कौन से वर्ष में स्थापित की गई, 1774 में स्थापित की गई। किस गवर्नर जनरल के द्वारा या उसके समय में स्थापित की गई, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा की गई। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग बना। उस प्रथम मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम था, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था 1774 का, उसका नाम था सर एलिजा इम्पे। अन्य न्यायाधीशों का क्या नाम था, हाइड, लिमेस्टर और चैम्बर्स। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए इस 1773 का एक्ट चल रहा है आपका,
और इस 1773 के एक्ट के तहत एक कानून और बना दिया गया, निजी व्यापार व रिश्वत। जो यहाँ की ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो यहाँ पे क्या करती थी, अपना निजी व्यापार चलाती थी और लोगों से रिश्वत लेती थी, उसको खत्म कर दिया गया, उसको बैन कर दिया गया, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। किसके द्वारा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, जिसपे शासन था केंद्रीय शासन का, ठीक है, ब्रिटेन का। निजी व्यापार व रिश्वत को खत्म कर दिया गया किस एक्ट के द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। चलिए, इस एक्ट की समाप्ति तो हो जाती है यहीं पर। अब इस एक्ट में कुछ गलतियां थी, उसको सुधार करने के लिए एक नया एक्ट बना दिया जाता है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। 1781 में एक एक्ट आता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और इसका कार्य होता है जो आपका एक्ट, जो आपका था एक्ट, ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें जो कमी रह गई थी उस कमी को दूर करने के लिए, जो उसमें कमी थी उस कमी को दूर करने के लिए एक नया एक्ट आ जाता है 1781 का, उसे कहा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए, और इस एक्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य और किया गया। वो महत्वपूर्ण कार्य था आपकी जो कोलकाता सरकार थी, आपकी कलकत्ता सरकार थी, उसके अधीन आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा। देखिए, कोलकाता सरकार के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा को अपने अधीन कर लिया गया या कोलकाता के अधीन कर दिया गया, और उसकी विधि, उसका कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया किसे? कोलकाता गवर्नमेंट को। इस एक्ट के तहत रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करा गया। और सेकंड, इसका कार्य था कोलकाता सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो विधि थी, विधि विधान था, उसके रूल्स और पॉलिसीज थी, उसका कानून था बनाने का अधिकार किसे दे दिया गया? कोलकाता गवर्नमेंट को। चलिए, इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, वॉरेन हेस्टिंग इसी समय पर भी गवर्नर जनरल बने हुए थे, और उनका जो विरोध था, उनका विरोध बढ़ चुका था, और तीन जो इम्पोर्टेंट पर्सन हैं जिन्होंने इसका विरोध किया, वॉरेन हेस्टिंग का विरोध किया, उनका प्रथम नाम था नंद कुमार, सेकंड था चैत सिंह, और थर्ड थे आपके घसीटा बेगम। देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1781 का आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। आपके गवर्नर जनरल थे आपके वॉरेन हेस्टिंग, और वॉरेन हेस्टिंग का जो विद्रोह किया गया वो किया गया, तीन पर्सन थे, नंद कुमार, चेत सिंह और घसीटा बेगम के द्वारा, और वर्ष 1784 में इन्हें फांसी दे दी गई। किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। वॉरेन हेस्टिंग के कामों से ये परेशान थे, ये उनकी खिलाफत कर रहे थे, उनका विद्रोह कर रहे थे। अब वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया? इन तीनों को, नंद कुमार, चेत सिंह और घसीटा बेगम को गिरफ्तार किया गया। उन्हें गिरफ्तारी लेने के बाद 1784 में उन्हें फांसी दे दी गई। चलो नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। 1784 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा किन्हें किन्हें फांसी दी गई? नंद कुमार, चेत सिंह, घसीटा बेगम। नंद कुमार, चेत सिंह, घसीटा बेगम कौन से अधिनियम से जुड़े हुए हैं? 1981 के अधिनियम के तहत ये जुड़े हुए हैं, और 1784 के अधिनियम से जुड़े, 1781 के अधिनियम से जुड़े हुए हैं। और 1784 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा किस किस को फांसी दी गई? नंद कुमार, चेत सिंह, घसीटा सिंह। ये आपके क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, नोट कर लीजिए इन्हें। चलिए,
अब आ जाते हैं आपके 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया अधिनियम। 1784 में एक अधिनियम आया जिसका नाम था पिट्स इंडिया अधिनियम। उसका कार्य था दोहरे प्रशासन का प्रारंभ करना। क्या था? दोहरे प्रशासन का प्रारंभ करना। दोहरे प्रशासन का प्रारंभ। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किया गया 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम के तहत। पहला था आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सेकंड था आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में था आपका व्यापारिक और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में था आपका राजनीतिक। क्या था? राजनीतिक। चलिए नोट कर लीजिए। 1784 में पिट्स इंडिया अधिनियम आया, उसके द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किया गया। उसमें एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए और सेकंड था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ कब किया गया? 1784 में पिट्स इंडिया अधिनियम के तहत किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कौन से प्रशासन से जुड़े हैं? ये दोहरे प्रशासन से जुड़े हुए हैं और 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। और इस एक्ट के तहत 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम के तहत कार्यपालिका व न्यायपालिका को अलग कर दिया गया। मीन्स इसका मतलब है पहले कार्यपालिका और न्यायपालिका आपस में मिलकर काम करती थी, लेकिन इस 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम के तहत इन दोनों को बराबर हिस्सेदारी में बांट दिया गया, अलग कर दिया गया दोनों को, और इनका दोनों का अलग अलग कार्य कर दिया गया, दोनों का को डिवाइड कर दिया गया। पहले दोनों ये एक साथ कार्य करा करती थी, कार्यपालिका व न्यायपालिका, लेकिन इस 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम के तहत दोनों को अलग कर दिया गया। चलिए अब बात करते हैं 1793 के चार्टर अधिनियम के और 1813 के चार्टर अधिनियम के बारे में। ये करेंगे हम आपकी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज काफ़ी हो गया और वीडियो भी लगभग हो गई 27 से 28 या 30 मिनट की वीडियो हो चुकी है, जो कि अपलोड होने में थोड़े टाइम लगाती है, क्योंकि यहाँ इसमें जो इंटरनेट कनेक्शन है वो अभी ब्रॉडबैंड नहीं आ पाया मेरे पास। यहाँ पे समस्या आ रही है गाँव में कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, और जितनी हमें चाहिए, जितनी MBPS की हमें स्पीड चाहिए या जितनी GB हमें डेटा चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इसलिए वीडियो अभी आपकी शॉर्ट बन रही है। मैं प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। जियो फाइबर मेरा आने वाला है, अभी मेरी बात चल रही है कंपनी से, तो मेरा वो आ जाएगा, तो उसके बाद मेरी क्लास 1 से या 1.5-2 घंटे की एक क्लास रहेगी। मैं दिन में 2 से 3 क्लास लिया करूँगा और फिर आपकी कंप्लीट, कुछ भी रुकावट, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वैसे आज भी हमने काफ़ी कर लिया है। हमने आपका प्लासी का युद्ध कर लिया, बक्सर का युद्ध कर लिया, 1773 का अधिनियम कर लिया, 1771 का सेटलमेंट अधिनियम कर लिया, 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम कर लिया। इतना ही काफ़ी। अगर आप इसे भी दो तीन बार रिवाइज करते हैं तो आप जीवन में कभी भी नहीं भूलेंगे। और आपके लिए एक नोटिफिकेशन है कि आपकी हर संडे की जो क्लास होगी, संडे में आपकी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्लास होगी, और वो करंट होगी जो आपकी वो इस तरीके की होगी कि आपने आज तक कहीं भी नहीं पढ़ी होगी। ना कि मैं क्वेश्चन के द्वारा उसे कराऊंगा, डेस्क्रिप्टिव कराऊंगा, और आप देखोगे कि करंट क्या है, स्टैटिक जीके होगी आपके लिए, और आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है। वो तो आपको पता चलेगा कि अब जो आपका संडे आ रहा है परसों, उसमें आपकी पहली क्लास होगी करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। खुश रहिए, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।